माया पंछी का समूह, अध्याय 15। हॉगवर्ट्स की सर्वोच्च प्रशासक। अगली सुबह उन्हें उम्मीद थी कि पर्सी ने अपनी चिट्ठी में जिस खबर का जिक्र किया है उसे खोजने के लिए हरमाइनी को दैनिक जादूगर को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। बहरहाल अखबार लाने वाला उल्लू अभी दूध के जग के ऊपर से उड़ रहा था कि हरमाइनी ने तेजी से सांस छोड़कर अखबार फैला दिया। पहले पन्ने पर ही डोलोरेस अम्ब्रिज की बड़ी तस्वीर थी जिसमें वो खुलकर मुस्कुरा रही थीं। मंत्रालय की शैक्षणिक सुधार मुहिम, डोलोरेस अम्ब्रिज पहली सर्वोच्च प्रशासक नियुक्त। अम्ब्रिज सर्वोच्च प्रशासक? हैरी ने स्याह अंदाज में कहा। उसका आधा टोस्ट उंगलियों से फिसल गया। हरमाइनी ने जोर से पढ़ा। कल रात एक आश्चर्यजनक कदम उठाते हुए जादू मंत्रालय ने नया कानून पारित किया है जिससे अब हॉगवर्ट्स जादूगरी और तंत्र विद्यालय पर मंत्रालय का भूतपूर्व नियंत्रण रहेगा। मंत्री जी के जूनियर असिस्टेंट पर्सी वीजली का कहना है, मंत्री जी कुछ समय से हॉगवर्ट्स की घटनाओं को लेकर परेशान हैं। ये पहली बार नहीं है जब जादू मंत्री ने हॉगवर्ट्स के बारे में निर्णय लिया है। पिछले कुछ सप्ताहों में कॉर्नेलियस फज ने जादूगरी के स्कूल में सुधार करने के लिए कई नए कानून बनाए हैं। इसके तहत यदि वर्तमान हेडमास्टर किसी टीचर के पद के लिए उम्मीदवार नहीं खोज पाए तो मंत्रालय उचित व्यक्ति चुनेगा। पर्सी वीजली ने कल रात को बताया, हॉगवर्ट्स में गुप्त कलाओं से रक्षा के टीचर के पद पर डोलोरेस अम्ब्रिज की नियुक्ति इसी प्रकार हुई थी। उन्होंने गुप्त कलाओं से रक्षा में शिक्षण क्रांति कर दी है और हॉगवर्ट्स में रहते हुए मंत्री जी को इस बात की पूरी जानकारी दी कि वहाँ क्या हो रहा है। हॉगवर्ट्स पर नज़र रखने के उनके इस कार्य को मंत्रालय ने शैक्षणिक कानून क्रमांक 23 में पारित करके औपचारिक रूप दे दिया है, जिसके तहत हॉगवर्ट्स के सर्वोच्च प्रशासक का नया पद निर्मित किया गया है। सर्वोच्च प्रशासक के पास सभी साथी टीचर्स का इंस्पेक्शन करने की शक्तियाँ होंगी और ये सुनिश्चित करने के तरीके भी होंगे कि वो सही तरीके से काम करें। प्रोफेसर अम्ब्रिज को ये पद उनके टीचर के पद के अतिरिक्त सौंपा गया है। मंत्रालय के नए कदम का हॉगवर्ट्स के विद्यार्थियों के माता पिताओं ने स्वागत किया है। 41 वर्षीय लूसियस मैल्फॉय ने कल रात को अपने विल्टशायर मेंशन में कहा, अब जाकर मुझे राहत मिली है। मुझे तसल्ली मिली है कि डंबलडोर का निष्पक्ष और न्यायपूर्ण मूल्यांकन हो रहा है। हमें खुशी है कि मंत्रालय स्थिति पर नजर रख रहा है। डंबलडोर के अजीब निर्णयों में बेशक विवादास्पद टीचर्स की नियुक्तियां शामिल हैं। इनका जिक्र अखबार पहले कर चुका है। उन्होंने नरभेड़िए रीमस ल्यूपिन, अर्धदानव रूबियस हैग्रिड और अर्धविक्षिप्त पूर्व ऑरर बावरे नैन मूडी को टीचर बनाया था। जाहिर है अफवाह है कि कभी अंतर्राष्ट्रीय जादू महासंघ के भूतपूर्व चेयरमैन और जादूगर न्याय सभा के भूतपूर्व प्रमुख जादूगर एल्बस डंबलडोर अब हॉगवर्ट्स के प्रतिष्ठित स्कूल को कुशलता से नहीं चला पा रहे हैं। जादूगर न्याय सभा के वरिष्ठ ग्रेसिल्डा मार्चबैंक्स और टाइबेरियम ऑगेडस ने हॉगवर्ट्स में सर्वोच्च प्रशासक के नए पद का विरोध किया है और इस्तीफा दे दिया है। मैडम मार्चबैंक्स ने कहा है, हॉगवर्ट्स एक स्कूल है, कॉर्नेलियस फज के ऑफिस की शाखा नहीं है। ये एल्बस डंबलडोर की प्रतिष्ठा को धूमिल करने की एक घटिया साजिश है। विद्रोह पिशाच समूहों के साथ मैडम मार्चबैंक्स के कथित संबंधों के बारे में विस्तार से जानने के लिए पृष्ठ 17 पढ़ें। हरमाइनी ने पढ़ना खत्म किया, टेबल के पार बाकी दोनों की तरफ देखा तो अब पता चला हमें अम्ब्रिज को क्यों झेलना पड़ रहा है। हरमाइनी तेजी से सांस ले रही थी, उसकी आंखें चमक रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तो बहुत ही बुरा है। मैं जानता हूँ बहुत बुरा है, हैरी ने कहा। उसने अपने दाहिने हाथ की तरफ देखा जो टेबल के ऊपरी हिस्से से जकड़े थे। वहाँ उसे उन शब्दों के हल्के निशान दिख रहे थे जो अम्ब्रिज के कारण उसकी चमड़ी पर अब तक बने हुए थे, लेकिन रॉन के चेहरे पर मुस्कान थी। क्या हुआ? हरमाइनी और हैरी ने उसे घूरते हुए कहा। ओह, मैं तो बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि अम्ब्रिज मैकगोनागल का इंस्पेक्शन करें, रॉन ने खुशी से कहा। अम्ब्रिज को तो पता ही नहीं चलेगा उन्होंने किस चीज़ को धराशायी कर दिया है। चलो, हरमाइनी ने उछलते हुए कहा। अच्छा होगा कि हम भी चल दें। अगर वो बिन्स की क्लास का इंस्पेक्शन कर रही होंगी तो हमें देर से नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन प्रोफेसर अम्ब्रिज की जादू का इतिहास की क्लास में इंस्पेक्शन नहीं कर रही थी, जो पिछले सोमवार जितनी नीरस थी, स्नैप के तहखाने में भी नहीं थी। वो जादुई काढ़े के 2 पीरियड पढ़ाने के लिए वहाँ पहुँचे। स्नैप ने हैरी को मून स्टोन वाला निबंध उसे लौटा दिया। उस पर ऊपर कोने वाले में एक बड़ा नुकीला काला डी लिखा था।
स्नैप क्लास के सामने पहुंच गए और उन लोगों की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए। ज़्यादातर विद्यार्थियों को इस बार का होमवर्क बहुत ही घटिया था। अगर ये परीक्षा होती तो तुम लोग फेल हो गए होते। मुझे उम्मीद है तुम लोग इस सप्ताह के निबंध में ज़्यादा मेहनत करोगे। वो मुस्कुराए जब मेलफॉय ने खी खी की और थोड़ी तेज़ी से फुसफुसाकर कहा, कुछ लोगों को डी भी मिलता है। हैरी को एहसास हुआ हरमाइनी कनखियों से देख रही थी कि उसे कौन सा ग्रेड मिला है। उसने अपने मून स्टोन के निबंध को फटाफट अपने बैग में डाल लिया। वो सोच रहा था इस जानकारी को गोपनीय रखना अच्छा होगा। हैरी स्नैप को इस क्लास में फेल करने का कोई मौका नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखे निर्देशों की हर लाइन को कम से कम 3 बार पढ़ने के बाद ही उन पर अमल किया। जब वो तहखाने की सीढ़ियां चढ़कर लंच के लिए प्रवेश हॉल के पार जाने लगे तो हरमाइनी बोली, ये पिछले सप्ताह जितना बुरा नहीं था, है ना? और होमवर्क भी ज़्यादा बुरा नहीं रहा, है ना? रॉन और हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। तो वो आगे बोली, मेरा मतलब है अगर वो OWL के मानक दंड के हिसाब से अंक दे रहे हैं तो मुझे सबसे ऊंचे ग्रेड की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस वक्त तो पासिंग ग्रेड मिलना भी बड़ी बात है। जाहिर है इस वक्त और परीक्षा के बीच बहुत कुछ हो सकता है। हमारे पास सुधार के लिए काफ़ी वक्त है। हैरी ने अपने गले से एक हल्की सी आवाज़ निकाली। वो गरुड़ द्वार की टेबल पर एक साथ बैठ गए। जाहिर है अगर मुझे ओ मिला होता तो मैं रोमांचित होती। हरमाइनी, रॉन ने तीखी आवाज़ में कहा, अगर तुम जानना चाहती हो हमें कौन सी ग्रेड मिले हैं तो सीधे पूछ लो। मुझे पी मिला है, रॉन ने अपने कटोरे में सूप भरते हुए कहा। इसमें शर्म की क्या बात है, फ्रेड ने कहा, जो अभी अभी जॉर्ज और ली जॉर्डन के साथ टेबल पर आया था। अच्छे स्वस्थ पी में कोई बुराई नहीं है, हरमाइनी ने कहा, लेकिन पी का तो मतलब होता है पुअर। फिर भी ये डी से अच्छा है, ड्रेडफुल यानी भयानक। हैरी को महसूस हुआ उसका चेहरा गर्म हो गया है। उसने अपना सिर ऊपर उठाया, तब भी उसे ये देखकर अफसोस हुआ कि हरमाइनी अब भी OWL ग्रेड्स के बारे में पूरे जोश से बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि तो सबसे ऊंचा ग्रेड है O यानी आउटस्टैंडिंग, और फिर A आता है, नहीं E, जिसका मतलब है एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस यानी उम्मीद से ज़्यादा। और मुझे हमेशा यही लगता है कि फ्रेड और मुझे तो हर विषय में E मिलना चाहिए, क्योंकि हम परीक्षा में बैठे यही उम्मीदों से बढ़कर था। हरमाइनी को छोड़कर बाकी सब हंसने लगे। ई के बाद ए आता है यानी एक्सेप्टेबल, और आखिर ये पासिंग ग्रेड है ना? हाँ। फ्रेड ने पूरा रोल सूप में डुबाया, मुंह में रखकर निकल गया। और इसके बाद पी यानी पुअर। रॉन ने अपनी दोनों बाहें उठाकर बनावटी उल्लास दिखाया, और फिर डी यानी ड्रेडफुल, और फिर टी, जॉर्ज ने उसे याद दिलाया। टी का क्या मतलब होता है? ट्रॉल यानी दैत्यों जितना मंद बुद्धि, जॉर्ज ने तत्काल जवाब दिया। हैरी दोबारा हंसा, हालांकि उसे पता नहीं था कि जॉर्ज मजाक कर रहा था, ये सच बोल रहा था। उसने हरमाइनी से छिपाने की कल्पना की कि उसे अपने सभी पेपरों में टी मिले हैं, और तत्काल संकल्प कर लिया कि वो ज़्यादा मेहनत से पढ़ेगा। फ्रेड ने पूछा, तुम लोगों की क्लास में इंस्पेक्शन हुआ या नहीं? नहीं। और तुम्हारी क्लास का? अभी लंच के पहले हुआ था, जॉर्ज ने कहा। हैरी और हरमाइनी ने एक साथ पूछा, कैसा रहा? ज़्यादा बुरा नहीं रहा। फ्लिटविक को तो तुम जानते ही हो, उन्होंने उनके साथ मेहमान जैसा बर्ताव किया, इस वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। अम्ब्रिज ज़्यादा कुछ नहीं बोली। एलिसिया से 1-2 सवाल पूछे कि क्लासें सामान्य स्थिति में कैसे चलती हैं। एलिसिया ने उन्हें बता दिया क्लासें सचमुच अच्छी रहती हैं, बस यही हुआ। मुझे नहीं लगता फ्लिटविक को कम नंबर मिलेंगे, जॉर्ज ने कहा। उनकी परीक्षाओं में आमतौर पर सभी विद्यार्थी पास हो जाते हैं। फ्रेड और हैरी ने पूछा, आज दोपहर को तुम्हारी कौन सी क्लास है? ट्रिलोनी। अगर किसी को टी मिल सकता है तो उन्हीं को मिलेगा, और अम्ब्रिज को भी। देखो, अच्छे लड़के की तरह और आज अम्ब्रिज के सामने अपने गुस्से पर काबू रखना, जॉर्ज ने कहा। अगर तुम दोबारा क्विडिच की प्रैक्टिस में नहीं आए तो एंजेलिना पागल हो जाएगी। लेकिन प्रोफेसर अम्ब्रिज को देखने के लिए हैरी को गुप्त कलाओं से रक्षा विषय की क्लास का इंतज़ार नहीं करना पड़ा। ज्योतिष की क्लास के अंधेरे में कमरे में बिल्कुल पीछे बैठकर वो अपने सपनों की डायरी बाहर निकाल कर देख रहा था कि तभी रॉन ने उसकी पसलियों पर कोहनी मारी। हैरी ने पलट कर देखा। प्रोफेसर अम्ब्रिज फर्श में बने गोल दरवाजे से निकलकर ऊपर आ रही थी। प्रोफेसर ट्रिलोनी विद्यार्थियों को द ड्रीम और एकल पुस्तक बांट रही थी। अचानक हुई खामोशी के कारण उन्होंने तत्काल चारों तरफ देखा। गुड आफ्टरनून प्रोफेसर ट्रिलोनी, अम्ब्रिज ने अपनी चिर परिचित चौड़ी मुस्कान के साथ कहा।
आपको मेरी चिट्ठी मिल गई होगी क्लास के इंस्पेक्शन के समय और तारीख के बारे में। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने बहुत असंतुष्ट दिखते हुए सिर झटक दिया और प्रोफेसर अम्बरीश की तरफ पीठ करके पुस्तकें बांटती रही। प्रोफेसर अम्बरीश मुस्कुराते हुए सबसे करीब वाली कुर्सी क्लास के सामने करके बैठ गई। क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगी। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने थोड़े कांपते हाथों से शॉल कसकर लपेट लिया और अपने चश्मे से विद्यार्थियों को देखने लगी। आज हम भविष्यदर्शी सपनों के बारे में पढ़ेंगे। उन्होंने अपनी स्वाभाविक रहस्यमय आवाज में बोलने का साहसिक प्रयास किया। दो दो की जोड़ियां बना लो। द ड्रीम ऑरेकल पुस्तक की मदद से सामने वाले के हाल में देखे सपने का विश्लेषण करो। हैरी ने द ड्रीम ऑरेकल पुस्तक खोली। चुपके से अम्बरीश को देखने लगा। वो अपने क्लिप बोर्ड पर नोट्स ले रही थी। कुछ मिनट बाद खड़ी हुई, ट्रिलोनी के पीछे चलने लगी। विद्यार्थियों की बातचीत सुन रही थी, बीच बीच में सवाल पूछती जा रही थी। जल्दी से किसी सपने के बारे में सोचो, उसने रॉन से कहा। कहीं वो बूढ़ी मेढकी हमारी तरफ ना आ जाए। रॉन ने विरोध किया। मैंने पिछली बार अपना सपना बताया था, अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। ओह, मैं नहीं जानता, हैरी ने हताशा से कहा, जो पिछले कुछ दिनों का कोई सपना याद नहीं कर पाया। चलो हम मान लेते हैं मैंने सपना देखा कि मैं स्नैप को अपनी कड़ाही में डुबा रहा था। हाँ, ये ठीक रहेगा। रॉन ने हंसते हुए अपनी ड्रीम ऑरेकल खोली। ठीक है, हम तुम्हारी उम्र को उस तारीख में जोड़ देते हैं जब तुमने सपना देखा था। विषय क्या था, डुबाना या कड़ाही या स्नैप? कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी चुन लो, हैरी ने कहा और पीछे की तरफ निगाह डाली। प्रोफेसर अम्बरीश ट्रिलोनी के कंधे पर टिक कर पीछे झुककर नोट्स लिख रही थी। प्रोफेसर अम्बरीश ने ट्रिलोनी को देखते हुए कहा, आप इस पद पर कितने लंबे समय से हैं? प्रोफेसर ट्रिलोनी ने उनकी तरफ देखकर त्योरियां चढ़ा ली, हाथ बांध लिए, कंधे झुका लिए। लगभग 16 साल से, उन्होंने गहरे द्वेषपूर्ण आवाज में जवाब दिया। लगभग 16 साल से, काफी समय हो गया। तो आपको प्रोफेसर डम्बलडोर ने नियुक्त किया था? हाँ। आप मशहूर ज्योतिषी कैसेंड्रा ट्रिलोनी की पर नातिन हैं? हाँ। लेकिन मुझे लगता है अगर मैं गलत हूँ तो बता दें कि कैसेंड्रा के बाद आप अपने परिवार की पहली हैं जिसे भविष्य दृष्टि मिली है। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने कहा, ये शक्तियाँ अक्सर 3 पीढ़ियों बाद फिर से प्रकट होती है। प्रोफेसर अम्बरीश की मेढकी जैसी मुस्कान चौड़ी हो गई। अच्छा, तो आप मेरे लिए कोई भविष्यवाणी कर सकती हैं? अम्बरीश अब मुस्कुरा रही थी। प्रोफेसर ट्रिलोनी का शरीर सख्त हो गया, जैसे उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं आपका मतलब नहीं समझी, ट्रिलोनी ने कहा और शॉल अपनी पतली गर्दन पर कसकर जकड़ ली। प्रोफेसर अम्बरीश ने बहुत स्पष्टता से कहा, मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कोई भविष्यवाणी करें। अब क्लास में हैरी और रॉन ही पुस्तकों के पीछे से चोरी छुपे देख और सुन नहीं रहे थे। क्लास के ज्यादातर विद्यार्थी प्रोफेसर ट्रिलोनी को जमकर घूर रहे थे। उन्होंने आहत स्वर में कहा, अंदरूनी आंख किसी के आदेश पर भविष्य नहीं देख सकती। अच्छा। प्रोफेसर अम्बरीश ने अपने क्लिपबोर्ड पर एक और टिप्पणी धीरे से लिखते हुए कहा, लेकिन ठहरें, प्रोफेसर ट्रिलोनी ने अचानक कहा। वो अपनी सामान्य रहस्यमयी आवाज में बोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे लगता है मुझे कुछ दिख रहा है जिसका संबंध आपसे है। कोई काली सी चीज, कोई गंभीर खतरा। प्रोफेसर ट्रिलोनी ने प्रोफेसर अम्बरीश की तरफ कांपती उंगली से इशारा किया, जो त्योरियां चढ़ाकर उनकी तरफ भावहीन तरीके से मुस्कुरा रही थी। खामोशी छा गई। प्रोफेसर अम्बरीश ने प्रोफेसर ट्रिलोनी को भौहें चढ़ाकर देखा। ठीक है, अच्छा, अगर आपकी सर्वश्रेष्ठ कोशिश यही है। वो मुड़कर चली गई। प्रोफेसर ट्रिलोनी वहीं पर जमी रह गई। हैरी ने रॉन की तरफ देखा। वो समझ गया कि रॉन भी वही सोच रहा है जो वो सोच रहा है। दोनों जानते थे प्रोफेसर ट्रिलोनी धोखेबाज हैं, लेकिन वो अम्बरीश से इतनी ज़्यादा नफरत करते थे कि वो ट्रिलोनी की तरफ थे। लेकिन ये सहानुभूति कुछ ही समय तक रही, क्योंकि कुछ पल बाद वे उन दोनों पर हावी हो गईं। जब उन्होंने तेज आवाज में हैरी के सपनों का विश्लेषण पूरा किया, जिन सभी में यहाँ तक कि दलिया खाने वाले सपने में भी उन्होंने भयंकर और असमय मृत्यु की भविष्यवाणी की, तो उनके प्रति हैरी की सहानुभूति कम हो गई। इस दौरान प्रोफेसर अम्बरीश कुछ फुट दूर खड़ी होकर क्लिप बोर्ड पर नोट्स लिखती रहीं। घंटी बजने पर वो चांदी जैसे रंग की सीढ़ी से सबसे पहले नीचे उतरी। जब विद्यार्थी 10 मिनट बाद गुप्त कलाओं से रक्षा की क्लास में पहुंचे तो उनका इंतजार कर रही थी। विद्यार्थियों के कमरे में दाखिल होते समय वो गुनगुना रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। जब सभी विद्यार्थी रक्षात्मक जादुई सिद्धांत पुस्तक निकाल रहे थे तो हैरी और रॉन ने हरमाइनी को ज्योतिष की क्लास में हुई घटना के बारे में बता दिया।
छड़ियाँ दूर रख दो, उन्होंने मुस्कुराकर निर्देश दिया। जिन लोगों ने उम्मीद लगाकर छड़ियाँ बाहर निकाली थीं, दुखी होकर दोबारा बैग में रख लिया। मैं चाहती हूँ आज आप सभी पेज 29 खोलें, अध्याय 2 सामान्य रक्षात्मक सिद्धांत और उनकी व्युत्पत्ति पढ़ें। बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हैरी ने मन महसूस कर सोचा, क्या इस पुस्तक में इतने पेज हैं कि वो पूरे साल इस पुस्तक को पढ़ सकें? वो पन्ने की जांच करने ही वाला था कि उसने देखा हरमाइनी का हाथ हवा में उठ गया था। प्रोफेसर अम्बरिज का ध्यान इस तरफ गया। यही नहीं, दरअसल इस तरह की अप्रत्याशित घटना से निपटने के लिए एक नई रणनीति भी उन्होंने बना ली थी। हरमाइनी को अनदेखा करने का नाटक करने के बजाय वो उठकर खड़ी हुई, हरमाइनी के ठीक सामने आ गईं। फिर वो झुककर फुसफुसाईं ताकि क्लास के बाकी विद्यार्थी उनकी बात न सुन पाएं। इस बार क्या हुआ मिस ग्रेंजर? मैं अध्याय 2 पढ़ चुकी हूँ। तो फिर अध्याय 3 पढ़ो। मैंने वो भी पढ़ लिया है, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ कि अध्याय 15 में स्लिंग हार्ड प्रतिकारक मंत्रों के बारे में क्या कहते हैं? वो कहते हैं प्रतिकारक मंत्रों का नाम गलत रखा गया है। वो कहते हैं कि प्रतिकारक मंत्र तो मंत्रों का ही दूसरा नाम है। लोग अपने मंत्रों को ज़्यादा स्वीकारनीय बनाने के लिए उन्हें प्रतिकारक मंत्र का नाम देते हैं। प्रोफेसर अम्बरिज ने भौएं उठाई। हैरी जान गया था वो ना चाहते हुए भी हरमाइनी के जवाब से प्रभावित थी। हरमाइनी ने आगे कहा, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। प्रोफेसर अम्बरिज की भौएं ऊपर उठ गईं, उनकी निगाह ज़्यादा ठंडी हो गई। उन्होंने दोहराया, तुम ऐसा नहीं मानती? हाँ, हरमाइनी ने कहा, जो अम्बरिज की तरह फुसफुसा नहीं रही थी बल्कि इतनी स्पष्ट और तेज आवाज़ में बोल रही थी कि बाकी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित हो गया। मिस्टर स्लिंगहार्ड को मंत्र पसंद नहीं है। मुझे लगता है उनका रक्षात्मक प्रयोग किए जाने पर वो बहुत उपयोगी हो सकते हैं। प्रोफेसर अम्बरिज फुसफुसाना भूल गई, सीधी खड़ी हो गई। उन्होंने तेज आवाज में कहा, तुम ऐसा सोचती हो? लेकिन मिस ग्रेंजर, मुझे अफसोस है, इस क्लासरूम में तुम्हारी नहीं, मिस्टर स्लिंगहार्ड की राय महत्वपूर्ण है। क्लास शुरू होते समय उन्होंने खुशी का जो नाटक किया था वो उड़नछू हो गया था। मिस ग्रेंजर, मैं गरुण द्वार हाउस के 5 पॉइंट कम करती हूँ। विद्यार्थी बुदबुदाने लगे। किस लिए? हैरी ने गुस्से में पूछा। हरमाइनी तत्काल धीरे से बोली, तुम बीच में मत बोलो। बेकार के सवाल पूछकर मेरी क्लास में व्यवधान डालने के लिए, प्रोफेसर अम्बरिज ने रेशमी अंदाज में कहा। मैं यहाँ तुम लोगों को मंत्रालय द्वारा अनुशंसित तरीके से पढ़ाने आई हूँ। तुम्हारे पिछले टीचर्स ने तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा छूट दी थी। सिर्फ प्रोफेसर क्विरिल ही इसका अपवाद थे जो तुम्हारी उम्र के लिए उचित विषयों तक सीमित रहे। हाँ, क्विरिल बहुत अच्छे टीचर थे, बस उनके साथ एक छोटी सी दिक्कत थी कि लॉर्ड वोल्डेमार्ट उनके सिर के पीछे से झांक रहा था। क्लास में खामोशी छा गई। अम्बरिज रेशमी अंदाज में बोली, मिस्टर पॉटर, मुझे लगता है कि एक और हफ्ते की सज़ा से तुम्हें फ़ायदा होगा। हैरी के हाथ का घाव मुश्किल से भरा था। अगली सुबह उसमें फिर खून बहने लगा। उसने शाम को सज़ा के दौरान कोई शिकायत नहीं की। उसने ठान लिया था वो अम्बरिज को संतुष्टि नहीं होने देगा। उसने बार बार लिखा, मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। हालांकि हर अक्षर के साथ उसका घाव गहरा होता गया, लेकिन उसके होठों से एक भी आवाज़ नहीं निकली। दूसरे सप्ताह की सजाओं का सबसे बुरा पहलू एंजेलिना की प्रतिक्रिया थी। जैसा कि जॉर्ज ने भविष्यवाणी की थी, जैसे ही हैरी मंगलवार को नाश्ते के लिए गरुण द्वार की टेबल पर पहुंचा, उसने उसे घेर लिया और इतनी जोर से चिल्लाई कि प्रोफेसर मैगोनिकल स्टाफ टेबल से उठकर उनके पास आ गई। मिस जॉनसन, बड़े हॉल में हंगामा मचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गरुण द्वार के 50 पॉइंट कम किए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर, उसने एक बार फिर खुद को सजा दिलवा दी है। ये क्या है पॉटर? प्रोफेसर मैगोनिकल तीखी आवाज में हैरी की तरफ मुड़ते हुए बोली। सजा किसने दी? प्रोफेसर अम्बरिज ने। हैरी बुदबुदाया, क्या तुम ये क्या बता रहे हो? उन्होंने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा ताकि पीछे बैठे जिज्ञासु चील घात वाले उनकी बात न सुन पाएं। मेरी चेतावनी के बावजूद प्रोफेसर अम्बरिज की क्लास में तुमने संयम खो दिया। हाँ पॉटर, तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए, वरना तुम बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। गरुण द्वार के 5 पॉइंट और कम। प्रोफेसर, जब वो मुझे सजा दे रही हैं तो आप पॉइंट क्यों कम कर रही हैं? हैरी तैश में आ गया, क्योंकि ऐसा लगता है कि सजाओं का तुम पर असर नहीं हो रहा है। नहीं पॉटर, अब शिकायत में एक भी शब्द मत बोलना। और मिस जॉनसन, भविष्य में तुम क्विडिच पिच पर ही चिल्लाना, वरना तुम्हारी टीम की कप्तानी खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने गरुण द्वार के 50 पॉइंट कम कर दिए क्योंकि मेरे हाथ का घाव हर रात को खुल रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मैं जानता हूँ दोस्त, रॉन ने हैरी की प्लेट में बेकन डालते हुए सहानुभूति से कहा। उनका दिमाग घूम गया है। तुम्हें लगता है मैगोनिकल ने सही किया है ना?
हैरी ने गुस्से में कॉर्नेलियस फज की तस्वीर से कहा, जिसके पीछे हरमाइनी का चेहरा छिपा था। मैं ये तो नहीं चाहती कि वो तुम्हारे पॉइंट कम करें, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने तुम्हें सही चेतावनी दी थी। तुम अम्बरिज की क्लास में खुद पर काबू रखो। सम्मोहन के पूरे पीरियड में हैरी ने हरमाइनी से बात नहीं की, लेकिन रूपांतरण की क्लास में दाखिल होने के बाद वो भूल गया कि वो उससे नाराज था। प्रोफेसर अम्बरिज और उनका क्लिप बोर्ड एक कोने में थे। उन्हें देखकर उसके दिमाग से नाश्ते की घटना निकल गई। बहुत बढ़िया, रॉन फुसफुसाया जब वो अपने रोज़ की सीटों पर बैठ गए। देखते हैं अम्बरिज का क्या हाल होता है। प्रोफेसर मैकेनिकल जब कमरे में दाखिल हुई तो ऐसा नहीं लगा कि प्रोफेसर अम्बरिज के वहाँ होने की उन्हें जानकारी थी। बस काफ़ी है, उन्होंने कहा। तत्काल खामोशी छा गई। मिस्टर फिनिगन यहाँ आओ और सभी विद्यार्थियों को उनका होमवर्क और कॉपी बांट दो। मिस ब्राउन, चूहे के इस बक्से को ले जाओ। बेवकूफ मत बनो लड़की, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हर विद्यार्थी को एक एक दे दो। उहूं उहूं। प्रोफेसर अम्बरिज ने उसी मूर्खतापूर्ण खांसी का इस्तेमाल किया। प्रोफेसर मैगोनिकल ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। सीमस ने हैरी का निबंध उसे दिया। हैरी ने सीमस की तरफ बिना देखे ले लिया। उसे ये देखकर राहत मिली कि आखिर उसे ए मिल गया था। अच्छा, तो सब लोग ध्यान से सुनो। डीन थॉमस, अगर तुम उस चूहे के साथ दोबारा यही हरकत करोगे तो मैं सज़ा दे दूंगी। तुम में से ज़्यादातर लोग अपने घोंघों को सफलतापूर्वक ओझल कर चुके हैं। जिन लोगों के घोंघों में थोड़ा बहुत आवरण बच गया है वो भी मंत्र के मूल तत्व को समझ चुके हैं। प्रोफेसर अम्बरिज बीच में बोली। हाँ, प्रोफेसर मैगोनिकल ने पलटते हुए कहा। उनकी भौहें इतनी करीब आ गईं कि एक लंबी रेखा नजर आ रही थी। मैं सोच रही थी प्रोफेसर, क्या आपको मेरी वो चिट्ठी मिल गई है जिसमें मैंने आपके इंस्पेक्शन की तारीख और समय बता। जाहिर है मुझे चिट्ठी मिल गई है, वरना मैं आपसे पूछती आप मेरे क्लासरूम में क्या कर रही हैं। प्रोफेसर मैगोनिकल ने कहा और अम्बरिज की तरफ पीठ मोड़ ली। कई विद्यार्थियों ने खुशी से एक दूसरे की तरफ देखा। जैसा मैं कह रही थी, आज हम लोग चूहों को ओझल करने का ज़्यादा मुश्किल अभ्यास करेंगे। अब ओझल मंत्र। प्रोफेसर ने तैश में आकर प्रोफेसर अम्बरिज की तरफ मुड़ते हुए कहा, अगर आप बार बार बीच में बाधा डालती रहेंगी तो आपको मेरे पढ़ाने के तरीके का कैसे पता चलेगा। देखिए, मैं अपने बोलते समय आमतौर पर दूसरों को बोलने की इजाज़त नहीं देती हूँ। प्रोफेसर अम्बरिज को देखकर लगा जैसे किसी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया हो। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन उन्होंने क्लिप बोर्ड पर रखे चर्म पत्र को सीधा किया और लिखने लगी। बिना किसी चिंता के प्रोफेसर मैगोनिकल एक बार फिर विद्यार्थियों को संबोधित करने लगी। घोंघे की रीढ़ नहीं होती, इसलिए उसे ओझल करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन चूहा स्तनधारी प्राणी है, उसे ओझल करना मुश्किल होता है। अच्छा, तो मंत्र तुम सबको मालूम है। मैं देखना चाहती हूँ तुम लोग इसका प्रयोग कैसे करोगे। वो मुझे अम्बरिज के सामने संयम बरतने के बारे में भाषण कैसे दे सकती हैं। हैरी रॉन से बुदबुदाकर बोला, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। प्रोफेसर मैगोनिकल के प्रति उसका गुस्सा पूरी तरह काफुर हो गया था। प्रोफेसर अम्बरिज क्लास में प्रोफेसर मैगोनिकल के पीछे पीछे उस तरह नहीं घूमी जैसे प्रोफेसर ट्रेलोनी के साथ किया था। शायद उन्हें यह एहसास हो गया था मैगोनिकल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगी। बहरहाल कोने में बैठे बैठे वो नोट्स लिखती रहीं। जब प्रोफेसर मैगोनिकल ने आखिरकार विद्यार्थियों को अपने बस्ते बंद करने को कहा तो अम्बरिज अपने चेहरे पर गंभीर भाव लेकर उठी। लो, अब खेल शुरू होता है, रॉन ने कहा और एक लंबे कसमसाते चूहे को पूंछ से पकड़कर उस बक्से में डाल दिया जो लेवेंडर लेकर घूम रही थी। जब वो क्लासरूम से बाहर निकले तो हैरी ने देखा प्रोफेसर अम्बरिज टीचर की डेस्क के पास जा रही थीं। उसने रॉन को कोहनी मारी, जिसने हरमाइनी को कोहनी मारी, और तीनों बातें सुनने के लिए जानबूझकर रुक गए। प्रोफेसर अम्बरिज ने पूछा, आप हॉगवर्ट्स में कब से पढ़ा रही हैं। इस दिसंबर को 39 साल हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, आपको अपने इंस्पेक्शन के परिणाम 10 दिन के भीतर मिल जाएंगे। मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। तुम तीनों जल्दी करो, उन्होंने कहा और हैरी, रॉन और हरमाइनी को बाहर निकाल दिया। हैरी उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका और वो कसम खाकर कह सकता है वो भी बदले में मुस्कुराई थी। हैरी ने सोचा था कि अब वो अम्बरिज से शाम को सज़ा के दौरान ही मिलेगा, लेकिन उसका ये अंदाज़ा गलत था। जब वो लोग जादुई प्राणियों की क्लास के लिए जंगल जा रहे थे तो अम्बरिज और उनका क्लिप बोर्ड प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पास उनका इंतजार कर रहा था। अम्बरिज प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक से पूछ रही थी, आमतौर पर आप ये क्लास नहीं लेती। बिल्कुल सही, मैं प्रोफेसर हैग्रिड की जगह अस्थायी टीचर हूँ। प्रोफेसर अम्बरिज ने अपनी आवाज़ नीची कर ली।
हालांकि हैरी उनकी आवाज़ स्पष्टता से सुन सकता था। मैं सोच रही थी हेडमास्टर इस बारे में मुझे न जाने क्यों जानकारी नहीं देना चाहते। क्या आप बता सकती हैं प्रोफेसर हैग्रिड की इतनी लंबी छुट्टी का क्या कारण है? हैरी ने देखा कि मेल्फॉय का उत्सुक चेहरा ऊपर की ओर था और वो अम्ब्रिज और ग्रबली प्लैंक को गौर से देख रहा था। इस बारे में मैं कुछ नहीं जानती प्रोफेसर, ग्रबली प्लैंक ने कहा। मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना आप। डंबलडोर ने उल्लू भेजकर मुझसे पूछा था क्या मैं 2 सप्ताह के लिए पढ़ा सकती हूँ। मैंने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे बस इतना ही मालूम है। अच्छा, तो अब मैं पढ़ाना शुरू करूँ? हाँ, अम्ब्रिज ने इस क्लास में एक अलग नीति अपनाई। वो विद्यार्थियों के बीच घूमी, उनसे जादुई प्राणियों के बारे में सवाल पूछने लगी। विद्यार्थियों ने अच्छी तरह जवाब दिया। हैरी का मनोबल बढ़ गया। कम से कम विद्यार्थी हैग्रिड को नीचा नहीं दिखा रहे थे। डीन थॉमस से लंबी पूछताछ के बाद प्रोफेसर अम्ब्रिज ने प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक के पास आते हुए पूछा, स्टाफ की अंशकालीन सदस्य और निष्पक्ष बाहरी व्यक्ति होने के नाते आपको कुल मिलाकर हॉगवर्ट्स कैसा लगता है? क्या आपको लगता है स्कूल का मैनेजमेंट आपको पर्याप्त समर्थन देता है? ओह हाँ, डंबलडोर बहुत बढ़िया है, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने उत्साह से कहा। जिस तरह स्कूल चलाया जाता है मैं उससे बहुत ही खुश हूँ, सचमुच बहुत ही खुश। अम्ब्रिज ने हैरान होकर अपने क्लिप बोर्ड पर छोटी सी टिप्पणी लिखी और आगे कहा, आप इस साल इस क्लास में क्या पढ़ाने वाली हैं अगर प्रोफेसर हैग्रिड नहीं लौटते तो? ओह, मैं उन प्राणियों के बारे में पढ़ाऊंगी जिनके बारे में OWL में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। ज़्यादा नहीं बचा है, वो यूनिकॉर्न स्वर्ण खोजियों के बारे में पढ़ा चुके हैं। मैंने सोचा है हम पोरलॉक्स और नीजल्स का अध्ययन करेंगे, ये सुनिश्चित करेंगे कि वो क्रब्स और नॉल्स को पहचान सकें। अच्छा, कम से कम आप ये तो जानती हैं कि आप क्या कर रही हैं। हैरी को उनका आप पर जोर देना पसंद नहीं आया। उसे ये तो और भी कम पसंद आया कि उन्होंने अगला सवाल गोयल से पूछा। मैंने सुना है इस क्लास में बच्चों को चोट भी लगी है। गोयल ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुरा दिया। मेल्फॉय ने जवाब दिया, मुझे एक गरुण अश्व ने घायल किया था। गरुण अश्व ने? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो इतना मूर्ख है कि उसने हैग्रिड के निर्देश नहीं सुने थे, हैरी ने गुस्से में कहा। मुझे लगता है तुम्हें एक रात सज़ा और देनी होगी, उन्होंने धीरे से कहा। अच्छा प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 10 दिन के भीतर इंस्पेक्शन के परिणाम मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, प्रोफेसर ग्रबली प्लैंक ने कहा। प्रोफेसर अम्ब्रिज घास के मैदान को पार करती हुई महल की तरफ चली गई। हैरी आधी रात के बाद अम्ब्रिज के ऑफिस से बाहर निकला। उसके हाथ से इतना खून बह रहा था कि उस पर बंधे स्कार्फ पर दाग लग गए थे। रॉन और हरमाइनी बैठकर उसका इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें देखकर खुश हुआ, इसलिए नहीं क्योंकि हरमाइनी आलोचना के बजाय सहानुभूति की मुद्रा में दिख रही थी। ये लो, उसने चिंता से कहा और उसकी तरफ पीले द्रव से भरा एक प्याला बढ़ा दिया। इसमें अपना हाथ डुबा लो, ये मर्ट लेप के तंतुओं का काढ़ा है, मदद मिलेगी। हैरी ने अपने खून से सने दुखते हाथ को जैसे ही प्याले में डाला, उसे राहत का अद्भुत एहसास हुआ। क्रुकशैंक्स उसके पैरों से लिपट गई और उछलकर उसकी गोद में बैठ गई। शुक्रिया, उसने कृतज्ञता से कहा। अपने बाएं हाथ से क्रुकशैंक्स के कान खुजा दिए। रॉन धीमी आवाज में बोला, मुझे अब भी लगता है तुम्हें इस बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। नहीं, हैरी ने सपाट अंदाज में कहा। मैगोनिकल को अगर पता चला तो वो बहुत गुस्सा होंगी। हाँ, शायद होंगी, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अम्ब्रिज को एक कानून पास करवाने में कितना समय लगेगा जिसमें लिखा होगा कि जो भी सर्वोच्च प्रशासक के बारे में शिकायत करेगा उसे तत्काल नौकरी से निकाल दिया जाएगा? रॉन ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। उसने अपना मुंह बंद कर लिया। वो औरत भयंकर है, भयंकर। हम उसके बारे में बातें कर रहे थे, कुछ न कुछ करना चाहिए। रॉन ने गंभीरता से कहा, मैंने तो जहर देने का सुझाव दिया था। हरमाइनी बोली, मेरा मतलब है हमें इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो बहुत बुरी टीचर हैं, जिस तरह पढ़ा रही है हम अपनी रक्षा नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अब बहुत देर हो चुकी है, उन्हें नौकरी मिल गई है, वो यहीं पर रहेंगी। देखो, तुम जानते हो शायद समय आ गया है कि ये काम हमें खुद करना चाहिए। क्या खुद करना चाहिए? हैरी ने शंका से पूछा। गुप्त कलाओं से रक्षा खुद सीखनी होगी। छोड़ो भी, तुम हमें अतिरिक्त काम देना चाहती हो? क्या तुम्हें एहसास है कि हैरी और मैं होमवर्क में कितने पीछे हैं? हरमाइनी ने आवेश में कहा, लेकिन यह होमवर्क से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। रॉन बोला, मुझे नहीं लगता दुनिया में होमवर्क से ज्यादा कोई महत्वपूर्ण चीज है। मूर्खों जैसी बातें मत करो, होमवर्क से महत्वपूर्ण चीजें भी हैं।
हैरी आशंकित हो गया। हरमाइनी के चेहरे पर वैसा ही उत्साह था जैसा SPEW के बारे में बातें करते समय दिखता था। हरमाइनी आगे बोली, ये खुद को तैयार करने के बारे में है, जैसा हैरी ने अम्बरिज की पहली क्लास में कहा था। हमें खुद को उस चीज़ के लिए तैयार करना है जो बाहर हमारा इंतज़ार कर रही है। इससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि हम सचमुच अपनी रक्षा कर सकते हैं। अगर हम 1 साल तक कुछ नहीं सीखते हैं, हम अपने आप ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते, रॉन ने हारी हुई आवाज़ में कहा। मेरा मतलब है हम लाइब्रेरी में जाकर मंत्र खोज सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारी बात ठीक है। अब हम उस दौर को पार कर चुके हैं जहाँ सिर्फ पुस्तकों से सीख सकते थे। अब हमें एक टीचर की ज़रूरत है, एक अच्छी टीचर की, जो हमारी गलतियों को सुधार सके। हरमाइनी ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा। हैरी ने कहना शुरू किया, अगर तुम्हारा इशारा ल्यूपिन की तरफ है। नहीं, वो समूह के काम में व्यस्त हैं। वैसे भी हम उनसे हॉग्स मीट के वीकेंड्स पर मिल सकते हैं, ये काफ़ी नहीं होगा। तो फिर कौन? हैरी ने त्योरियां चढ़ाकर पूछा। क्या ये स्पष्ट नहीं है? हैरी, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ है। एक पल खामोशी छाई रही। कैसा इशारा? हैरी ने पूछा। मैं कह रही हूं कि तुम हमें गुप्त कलाओं से रक्षा का प्रशिक्षण दो। हैरी ने घूर कर देखा, रॉन की तरफ मुड़ा। वो उलझन में था। वो रॉन से निगाह मिलाकर मुस्कुराना चाहता था। जब हरमाइनी SPEW जैसी अजीबोगरीब योजनाओं का प्रस्ताव रखती थी तो वो एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते थे। बहरहाल इस बार हैरी को देखकर हैरानी हुई कि रॉन ज़रा भी उलझन या परेशानी में नहीं था। इसके बजाय उसकी भौहें उठी हुई थी, जैसे वो सोच रहा हो। फिर उसने कहा, ये अच्छा विचार है। कौन सा विचार अच्छा है? हैरी ने पूछा। यही कि तुम हमें प्रशिक्षण दो, रॉन ने कहा। लेकिन मैं टीचर नहीं हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता, हरमाइनी ने कहा। हैरी, तुम गुप्त कलाओं से रक्षा विषय में 5th ईयर के सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। नहीं, मैं नहीं हूं। हर टेस्ट में तुम्हें मुझसे ज्यादा नंबर मिले हैं। सच तो यह है कि ऐसा नहीं है। तुमने मुझे 3rd ईयर में पछाड़ दिया था। याद करो, हॉगवर्ट्स में सिर्फ उसी साल हम दोनों ने एक ऐसे टीचर के सामने परीक्षा दी थी जो विषयों का ज्ञाता था। लेकिन मैं परीक्षाओं और टेस्ट की बात नहीं कर रही हूँ हैरी। जरा सोचो तो सही, तुमने कितना कुछ किया है। तुम्हारा क्या मतलब है? देखो, मुझे लगता है कि मैं इतने मूर्ख व्यक्ति से नहीं पढ़ना चाहूँगा जो आसानी से आसान बात का मतलब ना समझ पाए, रॉन ने हरमाइनी से कहा और धीरे से मुस्कुरा दिया और फिर हैरी की तरफ मुड़ा। इस बारे में सोचते हैं, उसने कहा और गोयल के ध्यान केंद्रित करने जैसा चेहरा बना लिया। ओह, 1st ईयर में तुम जानते हो कौन से पारस पत्थर बचाया था? लेकिन वो खुशकिस्मती थी, योग्यता नहीं। 2nd ईयर में तुमने काल दृष्टि को मारा था और रिडल को खत्म किया था, रॉन ने उसकी बात काटते हुए कहा। हाँ, लेकिन अगर ज्वाला समय पर नहीं आता तो मैं 3rd ईयर में तुमने लगभग 100 दम पिशाचों से लड़ाई की थी, रॉन ने आवाज को और तेज करके कहा। तुम जानते हो वो संयोग था, अगर काल परिवर्तक नहीं होता। पिछले साल तुमने एक बार फिर तुम जानते हो कौन से लड़ाई की, रॉन ने कहा जो लगभग अब चिल्ला रहा था। मेरी बात सुनो, हैरी ने लगभग गुस्से में कहा, क्योंकि रॉन और हरमाइनी दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। मेरी बात सुनो, ठीक है, लेकिन दरअसल ये सब खुशकिस्मती थी। आधे समय तो मैं भी ये नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा था। मैंने कोई योजना नहीं बनाई थी, मैंने बस वही किया जो मेरे दिमाग में आया। मुझे हमेशा मदद मिली है। रॉन और हरमाइनी मुस्कुरा रहे थे। अब हैरी का पारा चढ़ने लगा था। उसे पता नहीं था वो गुस्सा क्यों हो रहा है। इस तरह मत मुस्कुराओ जैसे तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। मैं वहां पर था, ठीक है, मैं जानता हूँ क्या हुआ था, और मैं ये सब काम इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं गुप्त कलाओं से रक्षा में बहुत कुशल था। मैं दरअसल इसलिए सफल हो गया क्योंकि मुझे समय पर मदद मिल गई, या मेरा अंदाजा सही निकला। ये सब काम संयोग से हुए थे। हंसना बंद करो। मटलेब काढ़े का प्याला फर्श पर गिरकर टूट गया। रॉन और हरमाइनी की मुस्कुराहटें उछल हो गई थीं। तुम नहीं जानते हो कि ये सब कैसा था। तुम दोनों ने ही कभी उसका सामना नहीं किया है ना? तुम सोचते हो कुछ मंत्र याद करके उसकी तरफ देखकर बोलने से काम हो जाता है, जैसे क्लास में हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस वक्त आप सिर्फ इतना जानते हैं कि आपके और मौत के बीच में कुछ नहीं है सिवाय आपके दिमाग या हौसले के। जो भी चीज़ हो, कोई भी तार्किक ढंग से नहीं सोच सकता। जब उसे ये पता हो कि उसकी हत्या एक पल में हो सकती है, या एक पल में उसे यातना दी जाने वाली हो, या उसके दोस्तों को मारा जाने वाला हो,
तुम दोनों यहाँ बैठकर ऐसी बातें कर रहे हो जैसे मैं बहुत चतुर हूँ इसलिए जिंदा बच गया और डिगोरी मूर्ख था इसलिए मर गया। तुम ये नहीं समझ पाए कि अगर वोल्डेमार्ट को मेरी ज़रूरत नहीं होती तो मैं भी डिगोरी जितनी ही आसानी से मर गया होता। हम इस तरह की कोई बात नहीं कर रहे दोस्त, रॉन ने हतप्रभ दिखते हुए कहा। हम डिगोरी का माखौल नहीं उड़ा रहे हैं, तुम बात का गलत मतलब निकाल रहे हो। उसने हरमाइनी की तरफ असहाय तरीके से देखा जिसका चेहरा स्तब्ध था। हैरी, उसने कातर अंदाज में कहा, क्या तुम समझ नहीं पा रहे हो? इसी कारण तो हमें तुम्हारी ज़रूरत है। हमें ये जानने की ज़रूरत है कि उसका सामना, वो वोल्डेमार्ट का सामना करना दरअसल कैसा होता है। पहली बार हरमाइनी ने वोल्डेमार्ट का नाम लिया था और दूसरी किसी चीज़ की बजाय। इससे हैरी शांत हो गया था। गहरी सांसें लेते हुए वो कुर्सी में धंस गया। उसका हाथ तेज़ी से दुख रहा था। वो सोच रहा था काश उसने मर्ट लेप के काढ़े का प्याला नहीं तोड़ा होता। अच्छा, इस बारे में सोचना प्लीज़, हरमाइनी ने धीरे से कहा। हरमाइनी उठकर खड़ी हुई। अच्छा, तो मैं सोने जाती हूँ। चल रहे हो? हाँ, हैरी ने जवाब दिया। एक मिनट में इसे साफ करके आता हूँ। हैरी ने चीनी मिट्टी के टूटे हुए टुकड़ों की तरफ अपनी छड़ी घुमाते हुए कहा, मरम्मत हो। टुकड़े उड़कर जुड़ गए, प्याला नया हो गया, हालांकि उसमें मर्ट लेप नहीं था। हैरी को अचानक इतनी थकान महसूस होने लगी कि उसका मन हुआ कुर्सी पर लुढ़क कर सो जाए। बहरहाल उसने पूरी ताकत बटोरी, रॉन के पीछे सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। जब हैरी अगले दिन जागा तो उसका निशान एक बार फिर दुख रहा था।